तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बायन एक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी पिछली वीडियो से ही रिलेटेड कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो थे रिगार्डिंग द चैप्टर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है किडनी कंट्रोल्स, मतलब रेगुलेशन ऑफ अ किडनी फंक्शन। जो किडनी बेसिकली आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो परफॉर्म करती है, उसका रेगुलेशन किस तरीके से किया जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं इससे किडनी फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट काइंड के डिसऑर्डर्स के बारे में। और आज हम बात करेंगे माइक्चुरेशन के बारे में कि एक्चुअल में माइक्चुरेशन जो प्रोसेस है वो क्या होता है। आपने सुना होगा द एक्ट ऑफ यूरिनेशन, मतलब यूरिन पास करने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है, बेसिकली मेडिकल लाइन में हम उसे एक टर्म देते हैं जिसका नाम है माइक्चुरेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, और हम बात करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक जिसका नाम है आपका रेगुलेशन ऑफ अ किडनी फंक्शन की। सो जब हम रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं तो रेगुलेशन तीन तरीके से किया जाता है किडनी फंक्शन का। अब किडनी का जो मेन फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आपके तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तीन बेसिकली मैकेनिज्म है, तीन प्रोटीन्स हैं। हम बात करें तो उन तीन प्रोटीन्स के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एडीएच के बारे में हमने लास्ट क्लास में रास मैकेनिज्म के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करा था कि व्हाट इज अ रास मैकेनिज्म, रास सिस्टम, या फिर हम बात करें रास मैकेनिज्म, कुछ भी बोल सकते हैं। देखो रास मैकेनिज्म में क्या था, बेसिकली जब आपके ब्लड के अंदर वॉल्यूम काफी ज्यादा लो हो जाता है, या फिर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, वो काफी ज्यादा लो हो जाता है, या फिर ब्लड के अंदर जो सोडियम आयन है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है, उसके बाद जो आपकी किडनीज होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के जस्ट नियर बाय प्रेजेंट रहते हैं आपके जेजीए सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस। ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस सिक्रीट करते हैं आपका रेनिन एंजाइम। ये रेनिन एंजाइम कन्वर्ट करता है आपके एंजियोटेंसिनोजन को, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है आपके एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। फिर उसके बाद लंग्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट कन्वर्टिंग एंजाइम, इन शॉर्ट ACE। ये ACE एंजाइम यानी कि एस एंजाइम, ये फर्दर एंजियोटेंसिन फर्स्ट पर एक्ट करता है और इसे कन्वर्ट करता है आपका एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर एक्ट करता है और अपना एक फंक्शन रेस्पेक्टिवली उस बॉडी पार्ट के रिगार्डिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ब्लड वेसल्स की बात करें, ये ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगा और उनको क्या कर देगा, बेसिकली नैरो कर देगा, उनका वैसो कंस्ट्रिक्शन करा देगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन। ये वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि बेसिकली जो बीपी था वो काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, बीपी से हाई हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल जब नैरो हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि प्रेशर का और एरिया का एक रिलेशन है। अगर जब एरिया वाइडर है तो क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा, तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। अगर एरिया काफी ज्यादा नैरो है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसो कंस्ट्रिक्शन के केस में क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो आपका काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात हमने बात करी थी, जब ये ब्रेन के ऊपर कैसे एक्ट करता है। ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन जो है वो बेसिकली सिंथेसाइज कहां होता है, वो सिंथेसाइज तो होता है आपके हाइपोथैलेमस में, लेकिन वो सिक्रीट जहां से होता है उसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कहां पे, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो सिंथेसाइज वो कहां होता है, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होगा, सिक्रीट होगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। और फाइनली ये एडीएच हार्मोन क्या करेगा, एडीएच हार्मोन बेसिकली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। यूरिन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। जब यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराने से क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो वाटर है वो काफी ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। कहां से, आपके टिब्यूल्स में से, आपके नेफ्रॉन में से। तो बेसिकली जो यूरिन फिल्ट्रेट है, उस फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। और इसी के साथ आपका सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन भी कराया जाता है। लेकिन सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन के लिए ये जो एंजियोटेंसिनोजन है, ये एक्ट करता है बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर
एक रीजन होता है जिसका नाम होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। बेसिकली पूरी बायोलॉजी के अंदर आपको दो तरीके के रीजन देखने के मिलेंगे, एक होता है आपका कॉर्टेक्स और एक होता है आपका मेडुला। मेडुला जो बोला जाता है बायोलॉजी के अंदर, तो ये बोला जाता है इंटरनल रीजन को। जब हम इंटरनली बात करते हैं किसी भी डिसीज को रेफर करते हैं, ये इंटरनल पार्ट है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ मेडुलरी डिसऑर्डर। ठीक है, अगर हम आउटर रीजन की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इट्स अ कॉर्टिकल डिसऑर्डर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन में एक हार्मोन प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है आपका एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? एल्डोस्टेरॉन वर्क करता है बेसिकली आपका सोडियम आयन को बढ़ाने में, मतलब सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करा देगा ब्लड के अंदर और सोडियम आयन ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बेसिकली वाटर के केस में भी यही बोला जाता है कि वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन कराता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, और वाटर के कंटेंट को भी ब्लड के अंदर इंक्रीज करता है, जिसके साथ फाइनली आपका ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और आपका ब्लड के अंदर सोडियम लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली आपने देखा कि किस तरीके से रास मैकेनिज्म जो है वो आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, और आपका ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है, और आपके ब्लड सोडियम लेवल को भी इंक्रीज करता है, ब्लड के अंदर सोडियम लेवल जो है उसको इंक्रीज कर रहा है। तो ये तीनों चीजें आती हैं आपकी रास मैकेनिज्म में। इन रास मैकेनिज्म में कौन कौन से मैकेनिज्म अभी हमने पढ़ लिए, जैसे हमने हाइपोथैलेमस की बात करी कि एडीएच कंट्रोल किस तरीके से करता है। तो एडीएच हमने देखा कि कहां पे सिंथेसाइज हो रहा है, कहां पे सिक्रीट हो रहा है। ये सिक्रीट होता है बेसिकली आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आपने जो नीचे की साइड यहां पे ये आपने देखा कि एडीएच हार्मोन वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा देगा। दूसरी बात हमने देखा कि जस्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस यानी कि जेजीए सेल्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं आपके जेजी सेल्स, जस्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स। ये बेसिकली क्या सिक्रीट करते हैं? रेनिन। तो हमने यहां पर दो तरीके के मैकेनिज्म डिस्कस कर लिए जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस करे थे। अब लास्ट का जो फैक्टर है बेसिकली ये हार्ट। अब क्या है कि रास मैकेनिज्म तो हुआ, बेसिकली इसमें क्या हुआ, ब्लड वेसल जो है वो काफी ज्यादा नैरो हो गई। अब नैरो होने की वजह से क्या था कि ब्लड प्रेशर तो क्या था वो इंक्रीज हो गया, ब्लड का वॉल्यूम क्या है इंक्रीज हो गया, और ब्लड के अंदर सोडियम क्या है वो भी आपका इंक्रीज हो गया। तो ये तीनों चीजें इंक्रीज हो गई, और जो ब्लड वेसल्स है वो काफी ज्यादा नैरो हो गई। ब्लड वेसल्स कैसी है? नैरो। यहां पे ये बात आपको ध्यान रखनी है इन दोनों के केस में, अपर जो दो केस दे रखे हैं ये। सो यहां पर हमने देखा कि बेसिकली हाइपोथैलेमस और जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस, इन दोनों के केस में ही ब्लड वेसल जो है वो नैरो हो जाती है, बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड वेसल जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और आपके ब्लड के अंदर सोडियम लेवल है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब जो थर्ड मैकेनिज्म है यानी कि एएनएफ के बारे में या फिर एएनपी के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम एएनएफ की बात करते हैं, एएनएफ की फुल फॉर्म होती है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, या फिर हम एएनपी की बात करें तो फैक्टर की जगह प्रोटीन आ जाएगा। बेसिकली इसका जो नेचर होता है एएनएफ का, ये आपका प्रोटीनिशियस नेचर का होता है। जब हम प्रोटीनिशियस नेचर की यहां पे बात कर रहे हैं तो इसके अंदर काफी ज्यादा अमाइनो एसिड्स का मिलकर के बना होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नीट के अंदर पूछा जा सकता है कि इनमें से फॉलोइंग, आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे, उन चारों ऑप्शन में से बता देगा कि इसमें से कौन सा वो प्रोटीन हार्मोन्स है। आपको टेस्टोस्टेरोन पूछ लेगा, और आपको पूछ लेगा एएनएफ के बारे में, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारी चीजें दे देगा। उनके बीच में एक ऑप्शन डाल देगा आपका एएनएफ के बारे में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपका बेसिकली प्रोटीन का मिलकर के बना होता है। ये सिंथेसाइज कहां होता है? ये सिंथेसाइज होता है आपके एट्रियम्स में। एट्रियम यानी कि आपके हार्ट के अंदर। और ये कब सिंथेसाइज होता है? जब किसी भी पर्सन जो है उसका बीपी काफी ज्यादा हाई है, बीपी हाई है। बीपी हाई होने के बाद उसके अंदर ब्लड फ्लो क्या है, काफी रिड्यूस अमाउंट में है। ब्लड फ्लो कैसा है? ब्लड फ्लो है वो काफी ज्यादा रिड्यूस अमाउंट में है। रिड्यूस अमाउंट में मतलब कि नैरो जो हो चुकी है, जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स नैरो है, ब्लड वेसल्स नैरो है। अब उन ब्लड वेसल्स को डायलेट करा जाता है, ब्लड वेसल्स को वापस से रिलैक्स करा जाएगा, ब्लड वेसल्स डायलेट करी जाती है। इसका मतलब है कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा? ये बेसिकली परफॉर्म होगा आपका वैसो डायलेशन का, वैसो डायलेशन का। हमने देखा कि तीन तरीके के मैकेनिज्म थे, जिसमें से आपका एक जेजी सेल्स मैकेनिज्म था, दूसरा आपका हाइपोथैलेमस एडीएच कंट्रोल सिस्टम था। इन दोनों के अंदर ब्लड वेसल्स कैसी हो रही थी? कंस्ट्रिक्शन हो रही थी, यानी कि नैरो हो रही थी। लेकिन जो थर्ड है हार्ट के अंदर, जो बेसिकली एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है, जिसे आप प्रोटीन भी बोलते हो, वो क्या करता है? इनके अपोजिट फंक्शन करता है। अब इसके अपोजिट फंक्शन करने से क्या होगा? बेसिकली जब ये वैसोडायलेशन परफॉर्म करेगा, वैसोडायलेशन होता है इससे, और वैसोडायलेशन होने के बाद क्या होगा? बीपी जो है वो वापस से डाउन हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम जो है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाएगा, और या फिर हम बात करें ब्लड के अंदर जो सोडियम लेवल है वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें एंटागोनिस्ट हैं।
किसके? ये तीनों चीजें एंटागोनिस्ट हैं आपके जो अदर दो मैकेनिज्म है रेगुलेशन ऑफ अ किडनी फंक्शन के। तो ये तीनों चीजों के बारे में अभी हमने डिस्कस करा, जो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल ही। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये था आपका बेसिकली रेगुलेशन अबाउट द किडनी फंक्शन की किडनी फंक्शन को कितने तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। मतलब एनसीईआरटी के अंदर जितना दे रखा है वो सभी हम पढ़ चुके हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, रेगुलेशन ऑफ अ किडनी फंक्शन के बारे में। और हम डिस्कस कर चुके हैं नीट लेवल के रिगार्डिंग कि नीट लेवल में कितना तक पूछा जाता है वो आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल एनसीईआरटी का ही पढ़ाया गया है यहाँ पे, नहीं, एनसीईआरटी से थोड़ा बढ़ा करके ही बताया गया है कि रास मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है। और हाँ, अगर हम बात करें तो यहां पर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि किस तरीके से बेसिकली ये जो नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं जेजी सेल्स को, जेजी सेल्स पे जाकर के एक्ट करते हैं, रेनिन का सिक्रीशन बंद करवाते हैं। कौन? आपके एल्डोस्टेरॉन हार्मोन और बेसिकली आपके एडीएच हार्मोन, ये नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं और स्टॉप करवा देते हैं जब मेंटेन हो जाता है बेसिकली एक लेवल ब्लड प्रेशर का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स का रोल क्या है बेसिकली एक्सक्रीशन करवाने में। बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन का जो मेन रोल है वो बेसिकली किडनीज का होता है। किडनीज क्या है? बेसिकली ब्लड को फिल्टर कर रही हैं और आपके डिफरेंट अदर ऑर्गन्स में जो फिल्टर्ड ब्लड है वो पास ऑन किया जा रहा है। अब कौन कौन से ऐसे अदर ऑर्गन्स हैं जो बेसिकली आपका फिल्ट्रेशन को परफॉर्म कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंग्स की। लंग्स में बेसिकली जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो है आपका CO2 और वाटर वेपर्स हैं वो बॉडी से आउट करे जाते हैं। कैसे आउट करे जाते हैं? आप लोग सर्दियों में देखते हो कि आपको भाप दिखती है, लेकिन आपको गर्मियों में भाप नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जब आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, बात कर रहे हो, तो उस एयर के साथ, उस CO2 के साथ आपके कुछ वाटर वेपर्स भी बॉडी से आउट हो रहे हैं। तो ये एक फंक्शनिंग है आपके लंग्स की कि वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने वाली वेस्ट एयर यानी कि CO2 को एक्सहेल करता है। इसके साथ साथ कुछ वाटर वेपर्स भी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लंग्स किस तरीके से वर्क करता है। अगर हम की फैक्ट की बात करें कि अबाउट 200 ml CO2 पर मिनट इज एलिमिनेटेड। पर मिनट अगर हम बात करें तो 200 ml CO2 जो है वो रिमूव कर दी जाती है। दूसरा जो बॉडी पार्ट है वो है आपका लिवर। लिवर की बात करें तो लिवर आपका बाइल सिंथेसाइज करता है, बाइल सिंथेसाइज करेगा और बाइल आपका क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल के डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, डिग्रेडेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन में, और ड्रग्स और विटामिन। अब आप जितनी भी दवाइयां वगैरह लेते हो, आप कितनी जो भी दवाइयां आप खाते हो, उसका डिटॉक्सिफिकेशन मतलब उन दवाइयों के अंदर जो प्रोटीन थे उन्होंने जाकर के डिसीज पर एक्ट करा। डिसीज पर एक्ट होने के बाद जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है, जो एक्सेस अमाउंट में मेडिकेशन होती है, उनका डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? वो आपका लिवर करता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लिवर फेलियर बोला जाता है कि आपका जो लिवर है वो फाइनली फेल हो चुका है और लिवर डैमेज हो चुका है। तीन तरीके की कंडीशन आती है, फैटी लिवर की आती है, लिवर सिरोसिस की आती है, और फैटी लिवर तो रिवर्सिबल होता है, लेकिन लिवर सिरोसिस को भी काफी हद तक ठीक किया जा सकता है जो न्यू मेडिकेशन आया, नेचुरोपैथी एटसेट्रा एटसेट्रा से। तो उन केसेस में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि पेशेंट वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म से मेडिकेशन ले रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म से मेडिकेशन, और अपनी लिवर का ध्यान नहीं रखते हैं, मेडिकेशन स्टॉप नहीं करते हैं। अगर मेडिकेशन स्टॉप कर देंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो डिसीज है उससे बॉडी को हार्मनेस पहुंचेगी। नहीं, एक्चुअल में नहीं। देखो, ऐसा होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए मेडिकेशन लेते हो ना, तो आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है। अब आपकी बॉडी के अंदर आदत तो पड़ रही है, लेकिन लिवर के पास, उसके पास सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी है कि ये जो सेल्स हैं ये सेल्फ रिन्यूअल कर सकते हैं, लिवर के सेल्स जो होते हैं। अब कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो आपको खाने चाहिए जो आपके लिवर हेल्दी होते हैं, कुछ डाइट पे ऐसा वर्क करना चाहिए आपको, हेल्दी डाइट रखनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उन चीजों से काफी ज्यादा रिकवरी हो सकती है लिवर की। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इन सभी का डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए आपका लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, ये एक्सक्रीट आउट करता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। आपने बीमारी का नाम सुना होगा पीलिया। पीलिया बेसिकली क्या कहलाता है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के केस में क्या होता है? जो आरबीसीज होती हैं वो डिस्ट्रक्ट होने लगती हैं, ब्रेकडाउन होने लगती हैं। अब आरबीसी के ब्रेकडाउन के केस में क्या होता है कि दो तरीके के कंपाउंड निकलते हैं, एक तो है आपका बिलीरुबिन और दूसरा है आपका बिलीवर्डिन। अभी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या है भैया? देखो, आरबीसी ब्रेकडाउन होगा तो दो तरीके के कंपाउंड निकलेंगे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन की बात करें तो ये होता है आपका येलो कलर का। आपने देखा होगा पीलिया के केस में क्या है आपका, आंखें जो है वो, नेल्स जो है वो पीले पीले हो जाते हैं, लेकिन बिलीवर्डिन जो है ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब लिवर क्या करेगा? एक्सक्रीशन वेज थ्रू द बाइल। ये बाइल जो रिलीज करेगा, बाइल क्या करेगा आपका डिफरेंट जैसे ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में, कोलेस्ट्रॉल डिग्रेडेशन में, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, और आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होगा उसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
लिवर होगा, बाइल होगा इंटेस्टाइन एंड एक्सक्रीटेड विद द फीसिस। तो ये बात आपको ध्यान रखें कैसे वो फीसिस के साथ बॉडी से आउट हो जाएंगे। स्किन की बात करें तो स्किन किस तरीके से, जैसे आपको पसीना आता है बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा, आपने देखा होगा कुछ ऑयली ऑयली सब्सटेंसेस हो जाते हैं, कुछ जब स्वेट रिलीज होता है तो वो काफी ज्यादा सॉल्टी टेस्ट होता है। कभी अगर किसी ने चखा हो, वैसे तो ये कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो सॉल्टी टेस्ट होता है। तो स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं वो बेसिकली वाटर, NaCl और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड को रिमूव करती हैं स्वेट ग्लैंड्स आपकी बॉडी से। आपको जब पसीना आता है बेसिकली तब कूलिंग, बेसिकली थर्मो रेगुलेशन है बॉडी के अंदर, ये कूलिंग प्रोसेस है। जब आपकी बॉडी से पसीना निकलता है तो आपकी बॉडी अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन कर रही होती है। जब अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो आपको पसीना आना बंद हो जाता है। इसलिए बोला जाता है जब पसीना है तो भैया शांति से बैठ जाओ, ज्यादा हल्ला उल्ला मत करो, शांति से बैठ जाओ, आपकी बॉडी अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है, ठीक है। इट्स अ प्राइमरी फंक्शन, ये स्वेट ग्लैंड का प्राइमरी फंक्शन होता है। अगर एक्सक्रीशन में बात करें तो बहुत ही माइनर रोल होता है, ठीक है, माइनर रोल होगा आपकी स्किन का। सिबेशियस ग्लैंड क्या करती हैं, सिबेशियन ग्लैंड्स होती हैं बेसिकली एक वैक्स और स्टेरॉइड लाइक सब्सटेंस जो है, ऑयलीनेस जिसको बोला जाता है, वो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज कर, वो आपकी बॉडी की सरफेस पे सिंथेसाइज करती है। जैसा आपको इस फिगर के अंदर देख रखा होगा आपने, दिख रहा होगा आपको, जैसे यहाँ पे कुछ ऑयल सब्सटेंसेस जो आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, सिबेशियस ग्लैंड जो है वो सिक्रीट कर रही हैं। सिबेशियस ग्लैंड जो प्रेजेंट है, ये रही, ये बेसिकली सिबेशियस ग्लैंड। ये क्या कंटेंट, ये कुछ स्टेरॉइड और हाइड्रोकार्बन वैक्सेस, सॉरी, ये बेसिकली लिपिड नेचर के होते हैं, ये सभी के सभी फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड नेचर के। इन्हें बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम करती हैं। और आपकी स्किन के ऊपर जब इसका बहुत अच्छा एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी होता है। आपने देखा होगा जो जू वगैरह होती है, आपने नाम सुना होगा सभी ने कि जू वगैरह होती है आपकी स्किन के ऊपर जो बालों वगैरह में हो जाती हैं, वो इन्हीं लिपिड सब्सटेंसेस को खाती हैं और आपकी बॉडी से उन्हें आउट करती हैं और आपकी लीक वगैरह हो जाती हैं। प्रोवाइड्स ऑयली प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है, लेयर्स ऑन द स्किन। माइनर रोल इन द एक्सक्रीशन, इनका भी बहुत माइनर रोल होता है एक्सक्रीशन में। सलाइवा की बात करें, बहुत ही माइनर रोल है, एलिमिनेट्स ऑल द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें जैसे यूरिया हो गया, आपका अमोनिया हो गया, तो इन सभी को रिमूव करने में हेल्प करती है। अब रिमूव कैसे होगा, हमने तो सलाइवा जब हम खाना खाते हैं तब हमारा सलाइवा निकलता है, हाँ, जब हम खाना खाते हैं तभी सलाइवा निकलता है और यही सलाइवा मिक्स होकर के उसी खाने के साथ इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन में जाने के बाद इसका डाइजेशन होता है और इसके अंदर से जितने भी वेस्टफुल प्रोडक्ट होते हैं ये वापस से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिल्टर्ड कर दिए जाते हैं किडनी से, और किडनी से वापस से वो यूरिन के थ्रू और आपका स्टूल पासिंग मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी से आउट हो जाते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैच्योरेशन प्रोसेस की। मैच्योरेशन एक्चुअल में होता क्या है, जब मैच्योरेशन की बात करते हैं, इट इज द एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन। आपकी बॉडी से जब भी आप यूरिन को पास आउट करते हो तो ये पूरा प्रोसेस साइंटिफिकली कहलाता है मैच्योरेशन प्रोसेस, पासिंग यूरिन। तो बेसिकली इट इज अ एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका मैच्योरेशन। ये एक पूरा फुल प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो है ये रेगुलेट करा जाता है आपके ब्रेन से, ठीक है, और प्लस आपके स्पाइनल कॉर्ड से। और रेगुलेट कहां पर होता है, ये होता है बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर और ये है आपकी यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा, ठीक है, ये है यूरेथ्रा और ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं बच्चों CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बारे में सभी को पता होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका ब्रेन और एक आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन के अंदर इस पूरे मैच्योरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए दो रीजन होते हैं, बेसिकली जब हम बात करते हैं तो एक होता है आपका PMC, ठीक है, एक होता है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये दो रीजन है, ठीक है, ये एरो का निशान गलत है, इसे इरेज कर देते हैं, वेट अ मिनट। PMC, एक है आपका PMC और एक है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स। PMC की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉन्टाइन माइक्चुरेशन कंट्रोल, ठीक है। ये बेसिकली रेगुलेट करता है वॉल्यूम को, कि यूरिन का जो वॉल्यूम है वो आपका कितना है, मतलब एक्सीड अमाउंट में पहुंच गया है नहीं पहुंच गया है, ये सब चीजों को रेगुलेट करता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो वॉल्यूम है यूरिन का। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो ये रेगुलेट करता है आपका, आपको जो एक बात ध्यान रखनी है, मैं सीएनएस को हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है, ये सीएनएस को इरेज कर दे रहा हूं।
CNS। समझो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये यूरिनेशन को कंट्रोल करता है कि यूरिनेशन करवाना है या नहीं करवाना है, ये सब चीजों को बेसिकली कंट्रोल करता है कि यूरिन पास ऑन करना है या नहीं करना है, जब क्या एक्शन लेना है, इन सभी चीजों को रेगुलेट करता है। दूसरा, जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं, जैसे हमने बात करी थी। बेसिकली जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी को वर्टिब्रल कॉलम। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बेसिकली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसा आपने रिंग्स देखी है ना, जो आयरन रिंग्स होती हैं, कुछ इस तरीके से रिंग्स होती हैं। ये रिंग्स होती हैं टोटल बहुत सारी, ठीक है। आपने अगर आप हाथ लगा करके भी देखोगे ना, तब भी आपको फील हो जाएगी कि बहुत सारी एक प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम आपकी बैक साइड पे प्रेजेंट है। तो इसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नर्व जो है वो आपकी फंक्शन परफॉर्म करती हैं। यहीं से सारी की सारी नर्व्स जो होती है वो बेसिकली निकलती हैं, बॉडी को कंट्रोल करती है, आपके हैंड्स का मूवमेंट को कंट्रोल करेगी, आपके माइक्चुरेशन प्रोसेस को भी कंट्रोल करेंगी, और आपके डिफरेंट डिफरेंट जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन जो है उन्हीं को ये नर्व्स कंट्रोल करती हैं, ठीक है। जो मैंने बताया, इन बातों को आप ध्यान से सुनते रहिए और सुनने के साथ ही आपको सारी चीजें पता लगती रहेगी। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं, इन दोनों की ब्रेन की बात होगी, स्पाइनल कॉर्ड की बात होगी, और स्पाइनल कॉर्ड कहां प्रेजेंट रहती है? आपके वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? आपका बेसिकली रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बोन्स के, उनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब आपका यूरिन फिल हो जाता है, कंप्लीट यूरिन फिल हो जाता है, तो इसके ऊपर यहां पर प्रेजेंट रहते हैं कुछ रिसेप्टर। ये काफी सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर सिग्नल्स देते हैं आपके सीएनएस को। सीएनएस में ये सिग्नल जाता है बेसिकली ब्रेन में, और ब्रेन से आपका एक सिग्नल आता है, वो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देता है वापस से, और आपके डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स जो होती है बेसिकली परफॉर्म करवाती हैं आपका माइक्चुरेशन प्रोसेस। अब ये किस तरीके से होता है, क्या फ्लो चार्ट है, इसको समझते हैं। देखो, यूरिन की बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन अकर बाय द नेफ्रॉन्स इन द किडनीज। यूरिन पासेस कलेक्टिंग डक्ट और फाइनली रीनल पेल्विस में आ जाता है और ट्रांसपोर्टेड थ्रू द यूरेट्रा, पेरिस्टालिस, एंड यूरिन स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब यूरिनरी ब्लैडर में फाइनली यूरिन आ चुका है। ब्लैडर फिल्स ग्रेजुअली 300 से 400 ml अप्रोक्सीमेटली। जो अमाउंट है, जो यूरिन का अमाउंट है, वो अगर हम पर डे की बात करें तो वो सभी को पता है कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर होता है, 1.5 लीटर पर डे। जब यूरिनरी ब्लैडर में जो अमाउंट है वो 300 ml से 400 ml तक पहुंच जाता है, स्ट्रेचिंग ऑफ अ यूरिनरी ब्लैडर, अब यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है वो स्ट्रेच होने लगती है। अब उस स्ट्रेच से एक्टिवेशन होता है रिसेप्टर्स का। वो जो रिसेप्टर प्रेजेंट थे यहां पे, आपको बेसिकली जो मैंने रिसेप्टर्स बताए हैं, ये जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये रिसेप्टर जो होते हैं काफी ज्यादा सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स। फिर उसके बाद इन रिसेप्टर से सिग्नल जाता है, बाय द एफरेंट सिग्नल जाता है सेंड टू द सीएनएस। सीएनएस का मतलब वही आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ब्रेन के अंदर दो रीजन होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके, यानी कि आपका पीएमसी पोंटाइन माइक्चुरेशन सेंटर और आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन कौन से रीजन होते हैं, इनके बारे में अभी हम बात करते हैं। देखो, ये है आपका एक माइक्चुरेशन का पूरा डायग्राम। जो जो चीजें बताई जाए उसको प्लीज कृपया करके अपना माइंड को फोकस करके समझते रहिए। देखो, ये ठीक, देखो, ये है बेसिकली सीएनएस। सीएनएस के दो पार्ट है, एक ब्रेन हो गया, ब्रेन के अंदर पीएमसी और सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया। उसका स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर उसके एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसके बारे में अब जैसे आयरन रिंग्स होती है ना, उसी तरीके से बोन का मिलकर के बोन्स की रिंग्स होती हैं, जिनको बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। आप पीछे हाथ लगा के देख भी सकते हो अपने बैक साइड पे, जो आपकी पीठ है, वहां पर उस वर्टिब्रल कॉलम के डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, और आपका सैक्रल और कॉकिक्स। ये 5 रीजन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे ऊपर कौन सा होगा? सर्वाइकल, फिर उसके बाद थोरैसिक, फिर उसके बाद लंबर, फिर उसका सैक्रल, और फिर उसके बाद कॉकिक्स। कॉकिक्स सबसे ज्यादा लास्ट में होता है। अब सैक्रल रीजन की बात करें तो यहां पर जो बोन्स प्रेजेंट होंगी बेसिकली S2 और S4, तो इस लोकेशन के बेसिस पे वहां से निकलने वाली नर्व्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। जैसे हम लंबर रीजन की बात करें तो लंबर रीजन में L1 और L3 जो बोन्स हैं, वहां से उस रीजन से निकलने वाली जो नर्व्स है उनका डिफरेंट फंक्शन है इस माइक्चुरेशन प्रोसेस में, और आपकी S2 और S4 से निकलने वाली जो नर्व्स है उनका एक डिफरेंट फंक्शन है। जैसे ही
यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है वो अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाता है आपका कितना, जो अमाउंट इसमें दे रखा है उसको भी डिनोट करते हैं फटाफट से, देखिए अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 ml तक पहुंच जाता है, रीच कर जाता है। तब उसके बाद ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं ये सिग्नल भेजते हैं फाइनली सीएनएस के पास। सीएनएस से बाय द एफरेंट आर्टरियल, यहां से सिग्नल जाता है बाय द एफरेंट आर्टरियल। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एफरेंट सिग्नल भेजते हैं सेंड टू सीएनएस। सीएनएस के बाद वहां से फिर स्टार्ट होता है आपका माइक्चुरेशन रिफ्लेक्स। इसके बारे में आपको पता लग गया S2 रीजन क्या होता है, S4 रीजन क्या होता है, ठीक है। पैरासिम्पैथिक नर्व्स क्या होते हैं, सिम्पैथिक नर्व्स क्या होते हैं, सोमैटिक नर्व्स क्या होती है। इनका जो वर्किंग हम पहले बहुत बार डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन अभी फिर से बता दिया जाएगा, कोई बात नहीं। माइक्चुरेशन रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है कब, जब आपका एफरेंट सिग्नल चला जाता है सीएनएस के पास और सीएनएस से एक सिग्नल जो है वो भेजा जाता है, वहां से स्टार्ट होता है आपका माइक्चुरेशन रिफ्लेक्स। और ये बेसिकली इनवॉल्यूंटरी होता है, मतलब इच्छानुसार नहीं होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें ये नहीं कि आप इस प्रोसेस को रोक लोगे। सीएनएस सेंड द इफरेंट मोटर सिग्नल, इफरेंट मोटर सीएनएस से जो सिग्नल आया उसका नाम क्या है, इफरेंट मोटर सिग्नल्स। ये मोटर सिग्नल्स क्या करते हैं, ये जो डेट्रूजर मसल्स हैं यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर, जो डेट्रूजर मसल्स प्रेजेंट होती हैं चारों ओर यूरिनरी ब्लैडर के, उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराना स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन यहां पर होगा इनका कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन अलग कलर से लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहां पर होगा इनका कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही होगा, परफॉर्म होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, यहां पे से यूरिन को पास ऑन कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ डेट्रूजर मसल। और क्या करवाएगा, यहां पे जो एक स्पिंचटर प्रेजेंट होता है, स्पिंचटर का मतलब होता है बेसिकली गेट की तरह। बायोलॉजी का आपने स्पिंचटर ऑफ ऑडी सुना होगा, जब हमने गॉल ब्लैडर के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करा था, तब हमने वो बताया था कि स्पिंचटर का मतलब क्या होता है। स्पिंचटर का मतलब होता है बेसिकली काइंड ऑफ अ गेट, एक मैकेनिज्म के जरिए ओपन होने वाला एक गेट। अब ये क्या होगा, इनवॉलेंट्री वर्क करेगा और यहां पर जो सीएनएस से मोटर सिग्नल गया है वो सबसे पहला काम क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ डिट्रूजल मसल। दूसरा रिलैक्सेशन, ये कराएगा रिलैक्सेशन ऑफ किसका, स्पिंचटर का। जब ये रिलैक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओपन, इसका रिलैक्सेशन क्या होगा और ये हो जाएंगे ओपन, ठीक है। अब यहां से यूरिन जो है वो फ्लो होना स्टार्ट होगा। फ्लो होना जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसके बाद फाइनली यहां पर एक एक्सटर्नल स्पिंचटर प्रेजेंट होता है, ये एक्शन करता है आपका वॉलंटरी, ये वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल होता है। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बॉडी से आउट करना चाह रहे हो या फिर नहीं करना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। फिर उसके बाद फाइनली यूरेथ्रा से यूरिन आउट हो जाए, तो ये एक प्रोसेस होता है। तो इसमें कौन सी नर्व्स काम आती हैं, देखो समझो। सैक्रल पार्ट जो होता है उसके ऊपर S2 और S4 जो रीजन है वहां से निकलती है आपकी पैरासिम्पैथिक नर्व्स। ये पैरासिम्पैथिक नर्व्स क्या करती हैं, ये करवाएंगी सबसे पहला काम आपका कॉन्ट्रैक्शन, किसका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ डिट्रूजल मसल, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस करा। दूसरा जो काम करवाएंगे, ये करवाएंगे बेसिकली रिलैक्सेशन ऑफ आपका इंटरनल स्पिंचटर, इंटरनल स्पिंचटर को रिलैक्स करवाएंगी। अब पैरासिम्पैथिक नर्व्स जो हैं, पैरासिम्पैथिक नर्व्स में क्या काम करा, ये काम करा है आपका इनवॉल्यूंटरी, ये बात ध्यान रखनी है, इनवॉल्यूंटरी, वॉलेंट्री, ठीक है। इनवॉलेंट्री का मतलब इच्छानुसार ये प्रोसेस होगा ही होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ये बेसिकली यूरिन पास आउट हो जाता है बॉडी से, अगर करना होता है तो, ठीक है। ये सोमैटिक नर्व्स के ऊपर डिपेंड रहता है। उसी S2 और S4 रीजन पे से निकलती हैं आपकी सोमैटिक नर्व्स। सोमैटिक नर्व्स बेसिकली कंट्रोल करती हैं एक्सटर्नल स्पिंचटर को, इसे कंट्रोल करेंगे एक्सटर्नल स्पिंचटर, एक्सटर्नल स्पिंचटर को कंट्रोल करेंगे। और बेसिकली आपका अगर सही जगह है यूरिन पास आउट करने की, तो बेसिकली आप यूरिन पास आउट कर देते हो, ठीक है, देख करके। वॉलेंट्री कंट्रोल वर्क, बेसिकली ये वॉलेंट्री होता है, ये इच्छा अनुसार होता है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसको कौन कंट्रोल करेगा, आपका सोमैटिक नर्व। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, एक है आपका लंबर रीजन L1 और L3 रीजन, वहां से निकलती है आपकी सिम्पैथिक नर्व्स। सिम्पैथिक नर्व्स का वर्क क्या होता है, ये वर्क ऑन अ रिलैक्सेशन ऑफ अ डिट्रूजल मसल। अब यूरिन पास आउट हो गया, बॉडी से पास आउट हो गया, यूरिन पास आउट होने के बाद सिंथेटिक नर्व्स सिग्नल भेजेंगी आपके ब्रेन को, वापस से सिग्नल भेजा जाएगा, ठीक है। वापस से जो सिग्नल भेजा जाएगा, क्या भेजा जाएगा, अब ये भेजा जाएगा कि यूरिन पास ऑन हो चुका है। अब क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ अ डिट्रूजल मसल। पहले क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन, अब क्या होगा, रिलैक्सेशन। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ इंटरनल स्पिंचटर, मतलब अपोजिट फंक्शन हो जाता है पैरासिम्पैथिक नर्व्स का और सिंथेटिक नर्व्स का अपोजिट फंक्शन हो जाता है। तो ये था एक पूरा प्रोसेस आपका मैच्योरेशन का।
तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, जो भी बात बोली गई है, जो भी बात पढ़ाई गई है, कि वॉलंटरी एक्शन कौन कंट्रोल करेगा, इनवॉलंटरी एक्शन कौन कंट्रोल करेगा। हम वॉलंटरी एक्शन की बात करते हैं तो ये कंट्रोल करेंगे आपकी सोमैटिक नर्व जो निकलती है आपकी S2 और S4 रीजन से। लेकिन जो इनवॉलंटरी एक्शन है, इनवॉलंटरी एक्शन का मतलब क्या है कि जो आपके डिट्रूजर मसल्स हैं और आपका इंटरनल स्पिंस्टर है, इनको रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाएगा, ये करवाएंगे आपके पैरासिम्पैथिक नर्व्स। अब पैरासिम्पैथिक नर्व्स और सिम्पैथिक नर्व्स हमेशा अपोजिट फंक्शन करती हैं। आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने हार्ट बीट के केस में भी यही पढ़ा था कि किस तरीके से पैरासिम्पैथिक नर्व्स और सिम्पैथिक नर्व किस तरीके से हार्ट रेट को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा माइक्चुरेशन प्रोसेस। तो यही बात इससे आगे लिखी हुई है, डिट्रूजल मसल्स ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। बेसिकली ये जो वर्क होता है ये होता है आपका पैरासिम्पैथिक नर्व का वर्क। वॉलंटरी कंट्रोल जो होता है ये हायर ब्रेन सेंटर्स में होगा और ये कंट्रोल कौन करेगा, आपका सोमैटिक नर्व्स। ये मतलब एक्सटर्नल स्पिंस्टर को जो ओपन करवाएगा, एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्पिंस्टर रिलैक्स हो जाएगा और वो भी फाइनली ओपन हो जाएगा। यूरिन एक्सपेल्ड आउट, मैच्योरेशन प्रोसेस कंप्लीट एंड ब्लैडर एम्प्टी, स्ट्रेच रिसेप्टर इनएक्टिव, स्ट्रेच रिसेप्टर इनएक्टिव हो जाएंगे और आपके बेसिकली एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा किसके द्वारा, बाय द सिंथेटिक नर्व्स के द्वारा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था आपका पूरा मैच्योरेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि डिसऑर्डर्स के बारे में, कि डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं वो किस तरीके से होते हैं। देखो, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिसऑर्डर की जब हम बात करें, पहला है आपका यूरीमिया। यूरीमिया का क्या मतलब होता है, यूरीमिया का मतलब है कि यूरिया इन अ ब्लड काफी ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है। मतलब जो नाइट्रोजनस वेस्ट है बॉडी से जो एक्सक्रीट आउट होना है वो काफी ज्यादा अमाउंट में हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि किडनी फेलियर की कंडीशन आने वाली है और ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं और कुछ केसेस में डेथ भी हो जाती है, लीथल होता है। हीम डायलिसिस आता है नेक्स्ट। हीम डायलिसिस के बारे में बहुत ही एडवांस में डिस्कस करते हैं। चलो, हीम डायलिसिस का मतलब क्या है, जैसे आपने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में देखा है, भैया मैं हाथ जोड़ लेता हूं, कान पकड़ लेता हूं अगर कुछ बात हो। हीम डायलिसिस के केस में, जैसे प्रेमानंद जी महाराज के केस में है, हीम डायलिसिस होता है उनका बेसिकली आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन कराया जाता है। आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन कराने का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर से, आप सभी लोगों को पता है कि आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, ये है बेसिकली आर्टरीज। आर्टरीज क्या करेंगे, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है, ऑक्सीजनेटेड किडनीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड। लेकिन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, वो होता है आपका अनफिल्टर्ड। वो अनफिल्टर्ड होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ये अरे बहुत बार बता चुका हूं, आप लोगों को तो पता ही होगा। मींस बाकी सब कोचिंग सेंटर वालों को जानो दो और फ्री में जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ो। फ्री कोचिंग है, फ्री, बिल्कुल फ्री। ठीक, अब ये जो हीम डायलिसिस प्रोसेस है, इसमें हाथ में से बेसिकली बॉडी में से आर्टरीज और वीन्स दोनों को ही इंक्लूड करा जाता है इस हीम डायलिसिस प्रोसेस में। कैसे, आर्टरीज जो होती हैं वो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं, लेकिन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है, वो होता है आपका अनफिल्टर्ड, जो फिल्टर्ड नहीं है। वीन्स की बात करें तो वीन्स कैसा ब्लड लेकर के जाती हैं, बॉडी जो किडनीज होती है वहां से जो ब्लड जाता है वो होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, और आपका ब्लड रहेगा वो फिल्टर्ड ब्लड। ठीक, ये होता है बेसिकली आपका किडनीज के अंदर। अब उसी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को आपको बॉडी से एक्सटर्नली करवाना है, तो इसमें से हम आर्टरीज को लेते हैं जो आपकी ऑक्सीजनेटेड और अनफिल्टर्ड ब्लड होता है, उसको बाहर लेते हैं और उसको ट्यूबिंग पंप के अंदर डालते हैं। वो पंप क्या करता है, बेसिकली एक डायलाइजर होता है, डायलाइजर में एक मेम्ब्रेन होती है, ये आपको मेम्ब्रेन दिख रही है बीच में, जहां पे वो पंप करता है ब्लड को। एक तरफ ब्लड होता है, दूसरी तरफ उसके बाद मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाद डायलिसिस फ्लूइड, मतलब जो फिल्ट्रेट ब्लड होता है, प्लाज्मा की तरह फिल्ट्रेट होता है, जैसे आपकी किडनीज में हो रहा था ना फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन के अंदर, उसी तरीके से सेम डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन्स का यूज करके डायलिस ब्लड को फिल्टर करा जाता है। यहां पे सारा फिल्टर्ड ब्लड आ जाता है। ये कैसा ब्लड है, ये फिल्टर्ड है, फिल्टर्ड ब्लड। अब इसे डायलाइजर में डालने के बाद, डायलाइजर में डालने से पहले एक हेपारिन, एक एंटीकोगुलेंट जो होता है वो बेसिकली ऐड किया जाता है, ताकि बॉडी से बाहर आने के बाद उस ब्लड के अंदर कोएगुलेशन परफॉर्म ना हो जाए, वो ब्लड जम ना जाए, उसके लिए एंटीकोगुलेंट डाला जाता है जिसका नाम है हेपारिन। एंटीकोगुलेंट का मतलब है कि उसे जमने नहीं देगा, उसका एंटी वर्क करेगा, और जमने को क्या बोला जाता है, कोएगुलेशन। उसके बाद जो फिल्टर्ड ब्लड होता है, उस फिल्टर्ड ब्लड को वापस से आपका बबल डिटेक्टर के जरिए फाइनली जो पंप होता है वापस से वीन के अंदर फिल्टर्ड ब्लड को वापस से वीन के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाता है। अब ये कैसा है, ये फिल्टर्ड ब्लड है और आपका डीऑक्सीजनेटेड है। तो इस तरीके से हीम डायलिसिस वर्क करता है। अब इसको भेजने से पहले इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करी जा सकती है, जैसे हम बात करें वाटर सोर्स से हम डिफरेंट डिफरेंट, जैसे टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर कोई न्यूट्रेंट वगैरह है तो उसे भी हम ऐड करके डाल सकते हैं। टॉक्सिन डिफ्यूज टू द मेम्ब्रेन, ये चेक किया जाता है। प्रोपोर्शनिंग पंप,
हम उसमें वाटर लेवल को चेक कर सकते हैं कि उसमें वाटर कंटेंट कितना है, या फिर उसके अंदर सोडियम या फिर कैल्शियम, या फिर हम बात करें कौन कौन से आयंस जो है, मिनरल्स जो है, हम उसमें ऐड कर सकते हैं या फिर हम उसमें से रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यही सब चीजों के बारे में लिख रखा है। फ्रॉम द वाटर सोर्स प्रोपोर्शनल पंप होता है डायलिसिस फ्लूइड कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, उसमें वाटर कंटेंट अगर ज्यादा है तो उसमें से निकाल लिया जाए। क्वालिटी कंट्रोल एंड टेम्परेचर कंडक्टिविटी ये सब चेक करके फाइनली जो ब्लड को वापस से ब्लड को देखा जाता है कि उसके अंदर बबल्स तो नहीं जनरेट हो। अगर बबल्स जनरेट हो जाते हैं तो इसलिए काफी ज्यादा हेमोटोमा बनने की कंडीशन आ जाती है। जैसे यहां से जो ब्लड लिया जा रहा होगा, यहां पर ना बहुत ज्यादा मोटे मोटे हेमेटोमा बन जाते हैं। हेमेटोमा बनने का मतलब क्या, आपने देखे होंगे अगर आप किसी से ब्लड कलेक्शन करवाते हो तो अगर वो ब्लड कलेक्ट ठीक से नहीं बनता है तो यहाँ पे एक बबल सा, एक मोटा बबल सा बन जाता है स्किन के अंदर, तो दैट कंडीशन इज नोन एज अ हेमेटोमा। ठीक, तो ये था एक हीम डायलिसिस का प्रोसेस पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी ट्रांसप्लांटेशन। अब जब किडनी फेलियर्स हो गया है कंप्लीटली तो उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन आता है। ट्रांसप्लांटेशन के बाद में जो डोनर होते हैं उनसे न्यू किडनीज ली जाती है। रीनल फेलियर के केस में बेसिकली ये बात देखी जाती है। और इसके केस में जब ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो ट्रांसप्लांट ऐसे ही नहीं करते कि किसी की किडनी ली और किसी को दे दी। जो डोनर होता है उसके जो सेल्स होते हैं उसको बेसिकली जो रेसिपेंट्स होता है, रेसिपेंट्स का मतलब है बेसिकली पेशेंट, उसके सेल से मैच करा के देखा जाता है। बहुत सारे मैचेस कराए जाते हैं, जैसे मेजर क्रॉस मैच, माइनर क्रॉस मैच। ठीक है, और आप एच एल ए टाइपिंग कराई जाती है। तो ये बात सारी चीजें देखी जाती है कि दोनों जो डोनर है और रेसिपेंट है यानी कि पेशेंट है, उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा ब्लड की मैचिंग है या फिर सेल्स जो है वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, ये परमानेंट सॉल्यूशन होता है जब किडनी फेलियर्स का परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि जब आप अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा लें। रीनल कैल्कुलाई के केस में क्या होता है, रीनल कैल्कुलस का जो मोस्ट कॉमन केस है इसको बोला जाता है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स का केस होता है। इसमें क्या होता है कि आपका कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर हम बात करें आपके जो स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, जो बोला जाता है ना किडनी में स्टोन्स हैं, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन्स होते हैं वो बेसिकली एक्यूमुलेट हो जाते हैं किडनीज के अंदर। और सॉल्ट क्रिस्टल जैसे सोडियम के क्रिस्टल्स हो गए, फॉस्फोरस क्रिस्टल्स हो गए, ये सभी कैल्शियम क्रिस्टल्स हो गए, तो ये सभी एक्यूमुलेट हो जाते हैं आपस में। पेन और ब्लॉकेज, काफी ज्यादा पेन होने लगता है किडनी रीजन में। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, देखो अब ये नेफ्राइटिस आइटिस आ गया ना लास्ट में, हमेशा बताता आता हूं कि जिस किसी डिसीज के पीछे आइटिस है तो उसमें बता देना इन्फ्लामेशन होगी उस डिसीज, जैसे ग्लोमेरुलाई इन्फ्लामेशन। ये इन्फेक्शन के केस में होता है। इन्फेक्शन के केस में ज्यादा देखा जाता है जब आपको यूटीआई वगैरह हो जाता है, वो एक्सटेंड कर जाता है यूटीआई। यूटीआई को कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट फंक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट फंक्शन। और पुअर फिल्ट्रेशन इस केस में सीन होता है। पुअर फिल्ट्रेशन का कहने का मतलब अगर हम उसका किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो उसका जीएफआर नॉट नॉर्मल आएगा। ठीक है, अब नॉर्मल आएगा। तो ये थे कुछ डिसऑर्डर। अब कुछ कंडीशन भी देखी जाती हैं, जैसे नॉर्मल यूरिन की बात करें तो एक दिन के अंदर 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो यूरिन है वो सिंथेसाइज होता है। इसका कलर होता है लाइट येलो ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। नेचर हम बात करें तो वाटरी फ्लूइड होता है। पीएच की बात करें 6 होता है। अगर हम ब्लड के पीएच की बात करें तो वो 7.3 से 7.4 होगा, ये बात भी ध्यान रखनी है। ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लाइक डिफरेंट डिफरेंट डिपेंड करता है कि कैसी स्मेल होनी है। अगर वो पर्सन फ्रूट ज्यादा खाता है तो हमने देखा होगा कि जो स्मेल है वो काफी ज्यादा बेसिकली फ्रक्टोजिक जो स्मेल होती है वैसी रहती है। यूरिया एक्सक्रीशन की बात करें तो आपके 25 से लेकर 30 ग्राम पर डे आपका यूरिया एक्सक्रीट होता है नॉर्मल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो यूरिन के कंसंट्रेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे डाइट की बात करें, जैसी डाइट होगी वैसा ही बेसिकली यूरिन जो होगा वो पास ऑन होगा। ठीक है, हाइड्रेशन लेवल मतलब बॉडी हाइड्रेटेड है या नहीं है, बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट में वाटर है या फिर नहीं है। एक व्यक्ति को अप्रोक्सीमेटली एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है 3 से 4 लीटर पानी तो डेली के डेली पीना ही चाहिए। हार्मोन्स की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स के हमने बारे में पढ़ा, जैसे एडीएच हार्मोन के बारे में। एडीएच हार्मोन क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा देगा। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराने के बाद क्या होगा, आपका जो यूरिन है वो आपका कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, किडनी फंक्शंस की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं आपके यूरिन फॉर्मेशन को। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अगर उसे कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे एसिडोसिस हो गया, एसिडोसिस की कंडीशन में जो बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज होती हैं जो बेसिकली फैट मॉलिक्यूल से मिलकर के बनती है, कीटोन बॉडीज फैट मॉलिक्यूल से किससे मिलकर के बनेंगी, फैट मॉलिक्यूल से, कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज ठीक है, ये सिक्रीट होने लगती है, ये सिक्रीट होने लगेंगी यूरिन के अंदर। ठीक है, तो इस कंडीशन को कीटो एसिडोसिस भी बोला जाता है। ठीक है, और अगर यूरिन के अंदर सिक्रीट हो रही है तो इसको बोला जाएगा कीटोन यूरिया, कीटोन यूरिया।
ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अब कीटोन यूरिया, अब ये जो कंडीशन होती है कीटोन यूरिया की कंडीशन, ये मोस्टली देखी जाती है कौन सी डायबिटीज में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, डायबिटीज का टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस का कहने का मतलब क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ बेसिकली ये आपका एक इंसुलिन इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, दो कंडीशन यहां पे दे रखी है, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है कि ग्लूकोज बहुत ही एक्स्ट्रा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है यूरिन के अंदर, तो इस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया बोला गया है। और ये है बेसिकली डायबिटीज मिलाइटस के केस में देखने के लिए मिलती है, और ये होती है आपकी टाइप 2 में, टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। ये कैसी है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, और ये कैसी है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। अगर आपको नहीं पता है कि टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस क्या है, तो इसके रिगार्डिंग मेरे चैनल में आपको बहुत पुरानी एक वीडियो बनी हुई है, मैं टैग कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा डायबिटीज की, आप उसको जाकर के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस क्या है और टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस क्या है, कि एक्चुअल में इनको वो किस तरीके से हो जाती है, उनमें क्या कमी होती है, कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं जिनसे इनका पता लगता है, वो सभी चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखी है, तो आप जाके सबसे पहले उसे देखिएगा, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज के बारे में जानना है कि नॉर्मल वे में आप उसे कैसे रेगुलेट कर सकते हो, कैसे ट्रीट कर सकते हो, कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, ये सभी चीजें उनके उस वीडियो के बारे में, डायबिटीज के बारे में मैंने बता रखी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और बात करेंगे अपने कुछ नए चैप्टर्स की, और बने रहिए बायोनेक्टर्स के साथ। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बायोनेक्टर्स।